आई वेलकम यू इन आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। आज हम लोग मैकेनिकल वाइब्रेशन में जो मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। उसमें से एक मेथड जनरलाइज्ड मेथड है डंकर्लिज मेथड्स। ये डंकर्लिज एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनके नाम पर ही है। तो इस तरह से बहुत सारे आपने तो मेथड्स देखे हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट मेथड या मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स इटरेशन प्रोसेस टू फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो उसी तरह से ठीक ये डंकर्लिज मेथड्स भी है। डंकर्लिज मेथड्स में भी आप देखते हैं कि कोई यदि आपके पास सिस्टम है कुछ इस तरह से, कोई बीम है, ठीक है, इसके ऊपर आप लोड लगाएंगे। जब सपोज कीजिए कि ये P, 2P और 3P लोड है, तो इससे क्या होगा कि डिफ्लेक्शन होगा। देयर विल बी डिफ्लेक्शन। सपोज दिस डिस्टेंस इज 0.25, अगेन 0.25, अगेन 0.25, अगेन दिस इज 0.25। ऑल डिस्टेंस आर इक्वल। एज्यूम ऑल डिस्टेंस आर इक्वल। तो आप यहाँ पे इसको 1 by 1 लेकर के बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ध्यान रखिए। नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्ट्रक्चर आर बेसिकली need to find with the help of Dunkerlin methods। यहाँ मैं लिख देता हूँ नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्ट्रक्चर अभी बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है और मशीन स्ट्रक्चर भी हो सकता है। आर इवेल्युएटेड with this method. This method is used to find the natural frequency of transverse method. This method is used to find natural frequencies of transverse vibration। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन से वाइब्रेशन के लिए डंकर्लिज मेथड्स का एप्लीकेशन होता है, ठीक है ना। द लोड ऑफ द सिस्टम इज एज्यूम्ड टू बी लोड्स आर एज्यूम्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो देन विद द हेल्प ऑफ डंकर्लिज मेथड यू कैन राइट द इक्वेशन 1/ओमेगा n का स्क्वायर इक्वल टू 1/ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 1/ओमेगा n का स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा s, ठीक है ना। वेयर ओमेगा n, ये जो ओमेगा n है, ओमेगा n इज दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसवर्स, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ shaft at many points लोड, ठीक ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, देर आर सो मेनी पॉइंट्स लोड, ठीक है। उसके बाद W1 एंड W2, ये जो W1, W2, W3 ऑल आर दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंडिविजुअल पॉइंट लोड। W1, W2, W3 etc. are natural frequencies of individual point load, ठीक है, इंडिविजुअल पॉइंट लोड। एंड WS is basically natural frequency of the transverse vibration because of weight, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ वेट्स ऑफ शाफ्ट। जो भी शाफ्ट का वेट है, ड्यू टू दैट देयर विल बी वाइब्रेशन
ड्यू टू सेल्फ वेट। कई बार हम सेल्फ वेट इग्नोर भी करते हैं और कई बार उसको कंसीडर भी करते हैं। तो दिस अप्रोच कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड by an example. Just see here, I will show you this example in Dunkerley's method. Suppose this is the example. This approach can be go through this example. Just see, let us now neglect the or ignore the weight of the shaft और बीम। ये सपोज कीजिए कि A है और ये क्या है, B है। से द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम इज Wn and corresponding to 3 loads there is omega 1, omega 2 and omega 3 loads here। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जस्ट एज्यूम एक यहाँ पे स्टैंडर्ड हम ये निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या होगा, आर ए और यहाँ पे क्या होगा, आर बी। सपोज एक सिंगल लोड के लिए हम यहाँ पे अभी निकाल रहे हैं P के लिए। P का डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका सपोज कीजिए कि A है और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, B है। ये ओवरऑल डिस्टेंस आप मान लीजिए क्या है, L है। L इज दी ओवरऑल डिस्टेंस, दिस इज दी A एंड दिस इज दी B। तो फ्रॉम दी डंकरलीज मेथड, फ्रॉम डंकरलीज मेथड्स, इस मेथड से आप क्या लिख सकते हैं, ये ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा n का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर दिस एग्जाम्पल। ठीक है, तो इफ द बीम इज loaded, if the beam is loaded with the value of P at this point location, then we can determine from the equilibrium condition R A कितना निकल जाएगा हमारा, PB अपॉन L। क्योंकि इक्वेशन क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, किसी भी पॉइंट के अबाउट यहाँ पे आप मोमेंट ले लीजिए तो क्या होगा, आर बी इंटू एल इक्वल टू पी इंटू ए। तो इस तरह से आर बी आपका कितना निकल जाएगा, पी ए अपॉन एल, पी ए अपॉन एल। और आर बी निकल गया तो आर ए निकाल सकते हैं, क्योंकि दूसरा इक्वेशन क्या है, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी। ये भी आपको मालूम है, तो इसको आप माइनस कर सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। टू डिटरमाइन दी deflection, to determine the deflection of the beam at a distance x from left end A। अब यहाँ पे सॉम में जो है, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का इक्वेशन पढ़े होंगे, और उसमें एक मैकुलिज मेथड था, मैकुलिज मेथड्स था। उसी मेथड्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे। उस मेथड के इस्तेमाल से ही आप डायरेक्ट यहाँ पे ये निकाल सकते हैं। तो उस मेथड से यदि आपको याद हो तो ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, माइनस पी बी अपॉन एल इंटू एक्स, ठीक है, प्लस पी इंटू एक्स माइनस ए। ये क्या होता था, मैकुलिज मेथड्स। और इसी मेथड से आप क्या लिख सकते हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो ई आई इंटू वाई डबल इंटीग्रेशन कर देंगे। जब डबल इंटीग्रेशन कर देंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, माइनस पी बी एक्स क्यू अपॉन 6L प्लस C1x प्लस C2 प्लस पी एक्स माइनस ए का Q अपॉन 6। दैट विल बी योर equation after solving this. To find C1 and C2, constant of integration, to find C1 and C2, C1 और
C2 फाइंड करने के लिए आप क्या कीजिए, अप्लाई दी बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई दी बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई दी बाउंड्री कंडीशन एट y इक्वल टू 0, सॉरी एट x इक्वल टू 0 y विल बी 0। आप देखिए यहाँ पे एट x इक्वल टू x तो हम इधर से ही माने थे, x इधर से माने थे, या यहाँ पे आप कहीं भी ले लीजिए, तो x 0 इस एंड पॉइंट पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन 0, तो y क्या हो जाएगा 0। तो इससे आपका जब आप यहाँ निकालेंगे तो ये जब x 0 रखेंगे y 0 रखेंगे तो ओबियसली C2 क्या होगा 0 आएगा पूरा का पूरा। सेकेंड कंडीशन में एट x इक्वल टू L, जब x का वैल्यू आप L लेंगे, जब x का वैल्यू L लेंगे फिर यहाँ भी चूँकि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो यहाँ डिफ्लेक्शन क्या होगा 0, तो यहाँ फिर से डिफ्लेक्शन क्या हो गया 0, दैट मीन्स कि y इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे x इक्वल टू L और y 0, तो अब यहाँ पे क्या रखेंगे आप 0 इक्वल टू, दैट मीन्स 0 इक्वल टू माइनस PB, x की जगह पे क्या रख दिए हैं L, LQ अपन 6L प्लस CX इक्वल टू C1 इंटू L प्लस C2 ऑलरेडी 0 आपका निकल चुका है, P L माइनस A का Q अपन 6। तो इससे जब आप C1 निकालेंगे तो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 PBL अपन 6, PBL अपन 6 माइनस P इंटू L माइनस A का Q अपन 6L। तो ये आपका क्या हो गया, C1 और C2 का वैल्यू निकल गया आपका। जब C1 और C2 का वैल्यू निकल जाएगा तब आप फिर ओरिजिनल इक्वेशन जो आपका निकला था यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये डिफ्लेक्शन का इक्वेशन, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1 अपन EI, ठीक है, माइनस PBXQ अपन 6 प्लस x इंटू PBL अपन 6 माइनस PL माइनस A Q अपन 6L, ये हो जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आपका वैल्यू आ जाएगा PBX अपन 6EIL इंटू L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट विल बी व्हेन x लाइज बिटवीन 0 एंड a, और यहाँ पे एट x इक्वल टू a। तो इस इक्वेशन में जब x इक्वल टू a रख दिए हैं और यहाँ पे x जो है 0 और a के बीच में है, तब ये वैल्यू, क्योंकि 0 और x के बीच में जब आप थोड़ा सा देखेंगे तो x के बीच में क्या है, जब x a से कम है तो b का भी रोल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब डिफ्लेक्शन, अब यहाँ पे ये a b, इसको मान लीजिए आप c, इसको मान लीजिए d और इसको मान लीजिए e, ठीक है। तब एक एक पॉइंट पे हम यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C, ठीक है। एट पॉइंट C पे सपोज कीजिए कि y1 डिफ्लेक्शन है, तो y1 इक्वल टू, अब वैल्यू क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे एट पॉइंट C पे ये L कितना है आपका, L तो 0.25, दैट मीन्स टोटल L कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 0.75, ठीक है, और ये आपका x कितना 0.25, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे b और x, तो b कितना हो जाएगा 0.75, क्योंकि आप यहाँ पे लिए हैं तो ये 0.25, और x कितना हो जाएगा 0.25, तो इसको क्या हो जाएगा p इंटू 0.75
इंटू 0.25 अपॉन क्या हो जाएगा 6 EI इंटू L। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कई जगह हम स्मॉल l लिखे हैं और कई जगह कैपिटल L, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ L का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.25 इंटू 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, इसको हम 1 एज्यूम कर लेंगे, इंटू L स्क्वायर। तो L क्या है 1 स्क्वायर माइनस 0.25 का स्क्वायर माइनस 0.75 का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गया आपका, क्योंकि यहाँ पे हम लिख भी देते हैं शॉर्ट में b इक्वल टू 0.75, इधर से ये 0.75 और ये 0.25 है, और x इक्वल टू 0.25 है, l इक्वल टू 1 है। ये वैल्यू में आप जब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y1 एज p अपॉन EI इंटू 0.0117 मीटर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C निकाले थे, यहाँ पे अब निकाल सकते हैं डिफ्लेक्शन, यहाँ पे डिफ्लेक्शन एट पॉइंट D, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट D, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट D जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y2, और यहाँ पे इक्वेशन यही है आपका PBX अपॉन 6EIL इंटू L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी है आपके पास यहाँ पे इक्वेशन, ठीक है। अब इसका वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, तो एट पॉइंट D देखिए मिड पॉइंट पे है, तो इधर से भी 0.5 हो गया और इधर से भी 0.5 हो गया। तो इसका जब आप वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा P इंटू 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 6EI इंटू 1, L की जगह पे 1 स्क्वायर माइनस x का 0.5 स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। जब इसको आप ब्रेक करेंगे y2 इक्वल टू, तो इसी तरह से आपका आप देखिए यहाँ पे y2 क्या आ जाएगा P अपॉन EI इंटू 0.0208 मीटर, इस तरह से आ जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे P इक्वल टू 2P है, यहाँ तो P था, ठीक है, और यहाँ पे 2P है, ठीक है, या सॉरी यहाँ 2P है और यहाँ पे 4P है, ठीक है। तो 4 टाइम्स ऑफ द P है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंस P इज 4P यहाँ पे है, तो y2 क्या हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ P अपॉन EI इंटू इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.083 मीटर, ये आ गया। सिमिलरली अब एक लास्ट बचा आपका डिफ्लेक्शन एट पॉइंट I, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट E, यहाँ ध्यान दीजिए। तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट E के लिए ये क्या हो जाएगा होगा 0.75 इधर से और इधर से 0.25, तो सिमिलरली डिफ्लेक्शन एट पॉइंट E, तो इस तरह से डिफ्लेक्शन एट पॉइंट E जब आप निकालेंगे तो आपका यहाँ पे निकल जाएगा y3 इक्वल टू P अपॉन EI, सिमिलर वैल्यू रखेंगे, इधर से 0.75 और ये 0.25, ये 0.75 हो जाएगा, तो ये आपका वैल्यू निकल करके जो आएगा इधर 0.023 मीटर। तो ये y1, y2 और y3 इस तरह से आपका निकल गया वैल्यू। अब जब ये y1, y2, y3 तीनों वैल्यू निकल गया, ठीक है, जब ये तीनों वैल्यू निकल गया उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए y1, y2, y3 आपका निकल चुका है। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या ω1, और ω1 क्या होता है g बाई डेल्टा, याद हो तो g बाई डेल्टा, और यहाँ पे g अपन क्या हो जाएगा y1, ये क्या है फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा g बाई y2, और यहाँ पे W3 हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ g बाई y3। तो इस तरह से ये तीनों वैल्यू निकाल देंगे, और हमें इक्वेशन मालूम है 1 अपॉन ओमेगा n का स्क्वायर इक्वल टू
1 अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको निकालेंगे तो 1 बाई ओमेगा 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, y1 अपॉन जी, दैट मीन्स कि y1 अपॉन जी, यहाँ ध्यान दीजिए अपन में है और यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ y2 अपॉन जी प्लस यहाँ y3 अपॉन क्या हो जाएगा जी। ये y1, y2, y3 तीनों का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर आप y1 का वैल्यू निकाल चुके हैं, y2 का वैल्यू निकाल चुके हैं, y3 का वैल्यू निकाल चुके हैं। ये तीनों को यहाँ पे क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो जब आप सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन क्या हो गया जी। ठीक है, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका p अपॉन ई आई इंटू जी अपॉन क्या हो जाएगा 0.011 प्लस 0.023 प्लस 0.0833 और ये फाइनल आएगा आपका 0.1184 इंटू पी अपॉन जी ई आई। और इस तरह से ये आपका क्या था 1 अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर। और इस तरह से जब आप इसको रिवर्स लेंगे ओमेगा एन निकालेंगे तो ये क्या निकल करके आएगा 2.91 स्क्वायर रूट ऑफ जी ई आई अपॉन पी, where omega n is the natural frequency of the shaft, and p is the load applied, देखिए यहाँ पे पूरा आपका p is the load applied, E is the modulus of elasticity of the shaft, I is the moment of inertia of the shaft। ठीक है, तो दिस इज the natural frequency of the गिवन शाफ्ट। तो इस तरह से हम डंकरलिज मेथड्स में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम ये फार्मूला लगा करके, जो सबसे आसान एक फार्मूला है, सबसे आसान मेथड है 1 अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर। ये आपका स्टैंडर्ड डंकरलिज मेथड्स का इक्वेशन है। अभी इस इक्वेशन में हमने ये वेट ऑफ द शाफ्ट कंसीडर नहीं किया था। ठीक है, तो ये वेट ऑफ द शाफ्ट कंसीडर नहीं किए हैं। तो इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया कि कैसे हम जो है इसको प्रोसीड कर सकते हैं। कि सबसे पहले हम यहाँ पे उस डिफ्लेक्शन जो भी है आपका बीम दिया हुआ है इसका y1, y2, y3 इस तरह से डिफ्लेक्शन ऑफ बीम से ये जो मैकुलिज इक्वेशन है इसके हेल्प से y1, y2, y3 इस तरह से हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे y1, y2, y3 निकाल लिए हैं, ठीक है ना। और इसको अब इस फाइनल इक्वेशन में हम यहाँ रख दिए तो इस तरह से आपका ये निकल गया। तो ये था हमारा डंकरलिज मेथड, ठीक है। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स मेथड था, मैट्रिक्स इटरेशन मेथड था, उसी तरह से डंकरलिज मेथड भी है टू फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रक्चर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मस्ट see this video fully again and again to make your concept very much clear. Share with your classmate and subscribe this and promote this channel because it is only for the mechanical students. So thank you very much for watching the video.